हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक लास्ट क्लास का रिकैप करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपना 2k पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर 2 मिलती है। और यहीं पर हमने कंसिडर किया था कि अगर 2a बहुत ज़्यादा स्मॉल हो r के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा k 2k p अपॉन r क्यों मिलता है। तो ये हमने एज्यूम किया था यहाँ पर कि 2a बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू r। इसी में हमने डायरेक्शन देखा था विद कंपैरिजन विद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमें रिजल्ट क्या मिला था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को मिलता है। ये एक्सियल के लिए। इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 मिलती है। और यहाँ पर भी हमारा एजम्पशन था कि 2a बहुत ज़्यादा स्मॉल है r के कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन पे ए स्क्वायर को 0 पुट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ये के पी अपॉन आर क्यूब मिलता है अपने को। यहाँ पर हमने डायरेक्शन देखा, तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये अपने को रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमने ये रिलेशन डेराइव किया था। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल प्लेन विद दिस कंसिडरेशन, अगर रिलेशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल प्लेन पर के पी अपॉन आर क्यूब है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमें एक्सियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी 2 टाइम ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन पर मिल जाता है। ठीक, हमारा एजम्पशन है कि 2a बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू r, इस कंडीशन में मिलता है। फिर इसके बाद हमने टॉर्क देखा था, टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल की कंडीशन में। इसके लिए हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को रिजल्ट क्या मिलता है कि नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0, इसका मतलब कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, नो ट्रांसलेशनल मोशन। और टॉर्क हमारा क्या मिलता है, पी ई साइन थीटा, मतलब यहाँ पर रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है। मतलब नेट यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में जो डाइपोल होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन है, ओनली रोटेशनल मोशन। ये डाइपोल के पास है, डाइपोल सिर्फ और सिर्फ रोटेट करता है। फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड देखा था। अच्छा, यहीं पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो टॉर्क 0 होगा। इसे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहे थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहे थे। और थीटा जब 180 डिग्री तो भी टॉर्क अपना 0, इसे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहे थे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे हम लोग डाइपोल को बहुत ही स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करता है, जिसकी वजह से डाइपोल एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ कोई एसएचएम नहीं होती, कोई रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट नहीं करता, तो इसे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की कंडीशन में,
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में हमें क्या पता चला कि यहाँ नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता और नेट टॉर्क भी ज़ीरो नहीं होता, मतलब डाइपोल के पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा, तो दोनों मोशन करते हैं यहाँ, ओके। जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में डाइपोल सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन करता है, रोटेट करता है। तो ये कुछ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आज हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का मेन टॉपिक है अपना एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर के बेसिस के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। एरिया वेक्टर के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। तो एरिया वेक्टर क्या है? अगर एरिया को वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें तो एरिया वेक्टर को मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड है। एन कैप ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, perpendicular to the surface and outward। जैसे अगर हम लोग इस बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में ये हम लोग एरिया वेक्टर इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है एंड आउटवर्ड है, ठीक। सेम अगर हम लोग एक स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर है ऑफ साइड ए, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहाँ एरिया वेक्टर लिखेंगे, एरिया इसका ए स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जेड डायरेक्शन में है तो के कैप लिख लेंगे। तो ये अपने पास एरिया वेक्टर मिलता है इसका। अगर अपने पास एक सर्कुलर रिंग है तो इसके लिए ये अपने पास रिंग कुछ इस तरह से प्लेन पर है, मतलब एक रिंग हमने यहाँ पकड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि दो डिफरेंट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डिफाइंड है, तो वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये अपना वाई डायरेक्शन है, और अगर इस रिंग का रेडियस हम लोग आर एज्यूम कर लें तो एरिया वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एंड डायरेक्शन इसका। तो एरिया वेक्टर का मतलब यहाँ पर एरिया लिखेंगे और उसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एन कैप क्या होगा इसको समझना। इसी को हम लोग अगर बहुत स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके लिखें तो ds वेक्टर ds एन कैप लिख सकते हैं फॉर स्मॉल सरफेस, बहुत ही स्मॉल पार्ट सरफेस का। अब देखो ये जो सरफेस है ये अपने दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे, एक होगा अपना ओपन सरफेस, इसे बोलेंगे टू डायमेंशनल सरफेस। जितने भी टू डायमेंशनल सरफेस हैं ये अपने पास ओपन सरफेस के अंडर आते हैं। जैसे अपने पास स्क्वायर हो गया, सर्कल, रेक्टेंगल, तो ये अपने पास, ठीक, ये अपने पास टू डायमेंशनल सरफेस है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर के लिए डायरेक्शन दो पॉसिबल डायरेक्शन होगी, या तो हम लोग परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड लें, आउटवर्ड,
एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर दूसरा कंडीशन इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इनवर्ड लें सरफेस के परपेंडिकुलर। तो दोनों डायरेक्शन इसके लिए पॉसिबल है। ये अपने पास ओपन सरफेस के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए अपने पास ये सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है। अब मैंने इस रिंग को इस तरह से पकड़ा हुआ है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हमने आउटवर्ड ले लिया, और अगर यहाँ पर लें तो ये भी पॉसिबल है, इनवर्ड भी अपना डायरेक्शन पॉसिबल है। जैसे ये अपने पास, ठीक, ये अपने पास रेक्टेंगल है, इस कंडीशन में एरिया वेक्टर आउटवर्ड टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर, या फिर इस बोर्ड के अंदर और सरफेस के परपेंडिकुलर, ये भी डायरेक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉसिबल है और इस डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। तो एरिया वेक्टर को हम लोग या तो ये लिख लें कि पाई आर स्क्वायर होगा और जे कैप होगा, या फिर एरिया वेक्टर को हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख लें और माइनस जे कैप लिख लें। ये दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। सेम इस स्क्वायर को देख लो, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड भी पॉसिबल है और नेगेटिव जेड भी पॉसिबल है, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। तो स्क्वायर की बात करें, ये अपने पास स्क्वायर है और साइड ए, तो इसका एरिया वेक्टर ए स्क्वायर के कैप हो सकता है, या फिर एरिया वेक्टर माइनस के कैप में भी पॉसिबल हो सकता है। तो ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर के डायरेक्शन या तो आउटवर्ड हो सकता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, तो ये ओपन सरफेस के लिए। नेक्स्ट अपने पास क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस में सारी की सारी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आती हैं। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आएंगे जिनका वॉल्यूम होता है, ठीक, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिनका वॉल्यूम है। और इस कंडीशन में एरिया वेक्टर इसके लिए सिर्फ पॉसिबल डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। ठीक, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड होगा। मतलब हमें एनकैप नोटेशन यूज करना है, और ये नोटेशन क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर क्या बताएगा कि एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड है, तो जब भी हम लोग एनकैप यूज करेंगे, एनकैप का मतलब ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड है। तो ये अपने पास 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस के लिए हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अपने पास एक स्फीयर है, ये अपने पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस आर रेडियस का, ये अपने पास एक स्फीयर है, ये अज्यूम कर लो एक स्फीयर है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग एरिया वेक्टर लिखेंगे, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा इसका ds वेक्टर लिख लें या a वेक्टर लिख लें, ये हो जाएगा अपना इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और एन कैप, 4 पाई आर स्क्वायर एन कैप इसका एरिया वेक्टर हो गया। सेम अगर हम लोग एक सिलेंडर लें, ये सिलेंडर है ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, इस कंडीशन में इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा 2 पाई आर एल एन कैप, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। तो अपने पास यहाँ पर एरिया वेक्टर है। तो हमें दोनों सरफेस के लिए याद रखना है, ये 2025 में जो सीबीएसई बोर्ड होता है ओपन सरफेस क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर को पूछा हुआ है। ठीक, इससे पहले नहीं पूछा था लेकिन इसमें पूछा था।
तो ओपन सरफेस 2 डायमेंशनल सरफेस है। यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस होगा या फिर इनवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, एक अपने पास सर्कुलर रिंग है, तो एरिया वेक्टर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और नेगेटिव वाई डायरेक्शन दोनों में पॉसिबल है। सेम यहाँ स्क्वायर है, इसके लिए पॉजिटिव जेड डायरेक्शन और नेगेटिव जेड डायरेक्शन दोनों पॉसिबल हैं। क्लोज सरफेस के लिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा और डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। ठीक, यहाँ पर नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, तो ये अपने पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जैसे स्फेयर के लिए हमने एरिया वेक्टर लिखा 4 पाई आर स्क्वायर एम कैप, और यहाँ पर हमने इस सिलेंडर के लिए एरिया वेक्टर लिखा 2 पाई आर एल एम कैप। तो अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा किसी सरफेस के थ्रू डिफाइंड होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि किसी भी सरफेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतनी ज़्यादा उसका फ्लक्स होगा। ठीक, तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ये टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस से डिफाइंड है। पहले डिफाइन करते हैं, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface। ठीक, और बोर्ड के लिए हमें सिर्फ 3 डायमेंशनल सरफेस एज्यूम करना है। मतलब हमारे एग्जाम में जो आएगा, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो आएगा, दैट वुड बी 3 डायमेंशनल सरफेस। ओपन सरफेस यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल रहा है कि कोई भी अपने पास सरफेस है, जैसे एज्यूम करो कि अपने पास एक सरफेस है, ये अपने पास सरफेस है। ठीक, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी ज़्यादा पास हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं थ्रू द सरफेस, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अगर हम लोग इसके एरिया वेक्टर को यहाँ पर मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ, कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। ठीक, तो ये अपने पास एरिया वेक्टर हो गया, दैट इज डेल्टा एस वेक्टर स्मॉल स्पेस से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ये एरिया वेक्टर कुछ एंगल थीटा फॉर्म करता है। अगर इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ देखोगे तो डेल्टा एस कॉस थीटा आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा मैथमेटिकली डिफाइंड हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा से। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया वेक्टर एंड cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अपने को पता है कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, जैसे रिवर्स में ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ई डॉट डेल्टा एस से लिख सकते हैं। ठीक, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी।
ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो ये लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा। अगर हमें बहुत सारे सरफेस गिवन हो और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और उन्हें डायरेक्ट सम कर लेंगे। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमारा डिफाइंड है, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलॉम यूनिट होता है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो यूनिट मिल गया न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। तो हमारा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ये अपने पास यूनिट हो गया। सेम डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें रिलेशन पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना E डेल्टा S cos थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइंड है, F by Q से। तो डायमेंशन के लिए हम लोग मोस्टली डायमेंशन बेसिक चीज पता हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F by Q होता है, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, चार्ज का डायमेंशन अपने को पता है और एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर होता है। तो यहाँ इसका एरिया वेक्टर कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन mL/-2, चार्ज का डायमेंशन AT और एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा mL³ T⁻³ A⁻⁻1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन आ गया अपने पास mL³ T⁻³ और A⁻⁻1। तो यह हमारा डायमेंशन आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने इस तरह से डिफाइन किया है। इसी को अगर हम लोग बहुत ही स्मॉल पार्ट में सरफेस लें और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं स्मॉल पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज E डॉट ds वेक्टर। अगर हमने सरफेस को बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया जिसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर है तो हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds वेक्टर। और अगर सरफेस अपना क्लोज्ड सरफेस है, मैंने बोला था कि हमें ये जो टॉपिक डिस्कस करना है सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए डिस्कस करना है। ओके, सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ क्लोज्ड सरफेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग सरफेस क्लोज सरफेस गिवन हो तो इसके लिए यहाँ पर एक सर्कल बना लोगे, ये बताएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ठीक, इसे सरफेस इंटीग्रल बोला जाता है। और ये हायर क्लास की चीजें, सरफेस इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है वो हायर मैथमेटिक्स है। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लोज सरफेस मतलब एक हमने क्लोज सर्कल लगा दिया और ये हो गया E डॉट ds वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मैथमेटिकली हमने डिफाइन किया तो ये E डेल्टा S cos थीटा होता है, दैट इज E डॉट डेल्टा S वेक्टर। ठीक, डॉट प्रोडक्ट में रिप्रेजेंटेड है। यूनिट इसकी हमने फाइंड आउट की, डायमेंशन फाइंड आउट किया। और अगर हम लोग स्मॉल पार्ट्स में सरफेस को ब्रेक कर लें तो हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, इसी से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया। और अगर सरफेस क्लोज सरफेस है तो अपने पास क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है।
अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए रिलेशन देखा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को फाई ई ए डॉट डेल्टा एस मिला और इसी को हमने ए डेल्टा एस कॉस थीटा लिखा था। सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने ए डॉट डी एस वेक्टर और इसका इंटीग्रेशन जब हमने एरिया को बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंट एंगल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं। इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डेल्टा एस हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हमने थीटा 0 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है। और अगर थीटा 180 डिग्री हो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना माइनस ए डेल्टा एस मिलेगा। तो थीटा 0 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट किया, 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड 180 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट और डायमेंशन को फाइंड आउट किया हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इसमें क्या बोला गया है, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड पैरेलल टू एक्सजेड प्लेन। अब एक स्क्वायर है जो एक्सजेड प्लेन में लाई कर रहा है। अगर एक्सजेड प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका एरिया वेक्टर वाई डायरेक्शन में होगा। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, याद रखो। अगर कोई भी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो इस कंडीशन में एरिया वेक्टर जस्ट तीसरा वाला ढूंढो। एक्स वाई है, जेड नहीं है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी अपनी के कैप। अगर वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर आई कैप। अगर एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर जे कैप। यहाँ पर एक्स वाई है, जेड नहीं है, तो जेड के अलॉन्ग अपना एरिया वेक्टर हो गया। यहाँ वाई जेड है, एक्स नहीं है, तो एक्स के अलॉन्ग एरिया वेक्टर। यहाँ एक्स जेड है, वाई नहीं है, तो वाई के अलॉन्ग एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर हमें पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन बोला हुआ है, मतलब एरिया वेक्टर क्या होगा इसका? तो एरिया 10 सेंटीमीटर, अगर साइड है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर। और एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, मतलब जे कैप अपना डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें गिवन है
2/5 ई नॉट आई प्लस 3/5 ई नॉट जे। ई नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर गिवन है, तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3/5 ई नॉट इंटू 10⁻⁻²। ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया अपना 3/5, ई नॉट की वैल्यू 1000 है एंड 10⁻⁻²। इसे कैंसिल करो, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा 10, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना मिल गया 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है। अगेन सिंपल प्रॉब्लम, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर ऑफ साइड एल। स्क्वायर है, साइड एल गिवन है, तो एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंटिंग एरिया पॉइंटिंग अलोंग एक्स, तो हमें एरिया वेक्टर मिल गया एल स्क्वायर और एक्स के अलोंग पॉइंट कर रहे हैं एरिया वेक्टर आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, दैट इज ई डॉट डेल्टा एस। ई अपने पास ए आई प्लस बी जे डॉट एरिया वेक्टर एल स्क्वायर आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा अपना ए एल स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। देखो इसमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ गिवन है पासिंग थ्रू रेक्टेंगल ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर एट एंगल 60 डिग्री विद एरिया वेक्टर।
तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एरिया है और थीटा है। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया E डेल्टा एस कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 10⁻³ एरिया 0.2 इंटू कॉस 60। कॉस 60 अपना 1/2 होता है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज 0.5 and 10⁻³ दैट इज 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है। इसका एरिया वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। एरिया वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ये एंगल गिवन है अपने को 45 डिग्री। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नॉट, एरिया ऑफ द स्क्वायर L स्क्वायर एंड कॉस 45 डिग्री दैट इज 1/√2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया अपना E नॉट L स्क्वायर अपॉन √2। इसके सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पर है इसके। अगर ये सिलेंडर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होता है। नॉर्मल टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर अपना वाई डायरेक्शन में। दोनों कंडीशन में थीटा 90 डिग्री आ रही है। अब दूसरा सरफेस कंसिडर करते हैं। ये दूसरा सरफेस है, इस डायरेक्शन में ये यहाँ पर भी सरफेस है। नॉर्मल टू द सरफेस लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में। एक्स और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसके हर एक कंडीशन में जो थीटा होगा वो अपना 90 डिग्री बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ एरिया वेक्टर का जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, E डेल्टा एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू अपना 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना 0 हो जाएगा। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एंगल 30 डिग्री गिवन है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ एरिया वेक्टर 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E इसका एरिया सर्कल है तो πr² एंड cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो अभी तक हमने बहुत ही बेसिक से प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के।
ये अपने पास एक क्यूब है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर ये इलेक्ट्रिक क्यूब रखा गया है, हमें इस क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज Ex I कैप प्लस Ay j कैप प्लस Ez k कैप। Ey Ez 0 है, इसको 0 हटा दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3x² प्लस 1 I कैप हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपल सी चीज देखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में अपने को फाइंड आउट करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एच डायरेक्शन में है, मतलब वाई और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। तो एरिया अगर हम लोग वाई जेड की देखें तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एच डायरेक्शन में, एरिया अगर वाई डायरेक्शन में है तो थीटा 90, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। और अगर एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन का देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एच डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में, तो थीटा अगेन 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। तो हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन की एरिया वेक्टर को देखोगे और उसी का फ्लक्स कैलकुलेट कर लोगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में होता तो हम लोग एक्स का एरिया वेक्टर, वाई का एरिया वेक्टर दोनों को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर अपने पास टोटल 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, मैं नंबर दे रहा हूँ। ये अपने पास फेस 1 2, ठीक, मैंने 1 2 यहाँ क्यों कंसिडर किया, क्योंकि ये अगर इस फेस को देखोगे तो ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा होगा, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा होगा, इसका एरिया वेक्टर ये नॉर्मल एंड आउटवर्ड टू द सरफेस दैट इज एक्स डायरेक्शन, तो इसका एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। और अगर इस सरफेस को देखोगे ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री एंगल बन गया, एंटी पैरेलल हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इस थर्ड वाले फेस को कंसिडर करें तो इसका एरिया वेक्टर वाई डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो थीटा 90 डिग्री, तो इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। सेम अगर इस फोर्थ वाले को कंसिडर करें तो ये भी अपने पास स्क्वायर है, नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड एरिया वेक्टर, तो ये नीचे जाएगा, मतलब एरिया वेक्टर इसका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो थीटा 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन 0। तो थर्ड फोर्थ दोनों फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। अब नेक्स्ट 2 फेसेस बचे, तो एक तो ये फेस है, ये वाला फेस देखो, ये फेस है अपने पास, इस फेस को हम लोग नंबर देंगे 5, तो ये 5th फेस जो यहाँ पर दिख रहा है, ये 5th फेस है अपने पास। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो ये जेड डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, ये देख लो जेड डायरेक्शन में है, तो जेड डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड एच डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगेन इस 5th वाले फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। 6th फेस देखो, ये अपने पास 6th फेस है, ये 6th फेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर इनवर्ड टू द बोर्ड, मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, इसका 6th वाले फेस का एरिया वेक्टर नेगेटिव जेड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। तो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो सरफेस चूज कर लो, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल एरिया वेक्टर हो, बाकी अदर फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड सरफेस का, फोर्थ सरफेस का, 5th सरफेस का और 6th सरफेस का 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के, थीटा 90 डिग्री cos 90 0 हो जाता है। 5th फेस अपना ये है,
ठीक, इसे मैं ए बी सी डी लिख रहा हूँ। फिफ्थ फेज कौन सा है, तो ए बी सी डी। और सिक्स्थ फेज इसे हम लोग ई एफ जी लिखते हैं। तो सिक्स्थ फेज हो गया ई एफ जी ओ, ई एफ जी ओ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ फेज है। अब हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फेज के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस वन। इस फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करोगे तो इसका एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक्स डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 डिग्री आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया पहले सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, एरिया वेक्टर डेल्टा एस एंड थीटा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड 3x² + 1 एरिया, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है a² एंड cos 0 की वैल्यू 1। ठीक, वेक्टर फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ई डॉट डेल्टा एस एरिया वेक्टर a² i कैप हो जाएगा, और ये 3x² + 1 i कैप है, i कैप डॉट i कैप 1 होता है, तो भी अपना सेम रिजल्ट मिलेगा। अब अगर इस फेस को देखो, ये जो फर्स्ट फेस है, ये फेस ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है। ये जो फेस फर्स्ट है, ठीक, फर्स्ट स्क्वायर वाला सरफेस है, ये ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है। तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू a पुट कर लेंगे। x की वैल्यू a पुट करो तो फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा 3a² + 1 × a², मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a⁴ + a², ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया थ्रू द फर्स्ट सरफेस। अभी सेकंड सरफेस को देखते हैं। सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, तो ये अपने पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 2। सेकंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें तो φ2 हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, एरिया वेक्टर, ठीक, डेल्टा एस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में, तो थीटा 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1, तो ये माइनस ई डेल्टा एस हो गया। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड 3x² + 1 है, एरिया स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर का एरिया a²। अब देखो ये जो फेस है ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है, ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू 0। इस कंडीशन में x की वैल्यू 0 हो गया, x 0 पुट करेंगे तो अपने पास -1 × a², तो φ2 हो जाएगा -a²। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, थ्रू द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। डायरेक्टली बोल सकते हो कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा थ्रू द फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस, दैट इज फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3a⁴ + a² and through the second surface -a², a² कैंसिल हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से डिफाइंड हो, और एक क्यूब
यहाँ पर प्लेस्ड हो, at distance a from the origin and of side a। तो हमें इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक, अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। थ्रू क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिफाइंड है, आई मतलब एक्स डायरेक्शन में है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक्स डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्स डायरेक्शन में। अगेन हमारे जो चार सरफेसेस होंगे रेदर देन फर्स्ट एंड सेकंड को छोड़ के, क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में है। सेकंड फेज का एरिया वेक्टर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा 180 डिग्री। बाकी के जो चार सरफेस होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, तो फ्लक्स उनका 0 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सरफेस 0 है। हमें सिर्फ दो सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फर्स्ट सरफेस ये रहा, सेकंड सरफेस ये रहा। फर्स्ट सरफेस के थ्रू एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देख लो। तो एरिया वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ φ1 लिखोगे, दैट इज ई डेल्टा एस कॉस थीटा, या ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एरिया स्क्वायर है ये, देखो साइड इंटू साइड, तो ये ए स्क्वायर हो गया, थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, ये φ1 हो गया अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब इस फर्स्ट सरफेस को देखो, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? तो ये ओरिजिन से 2a की सेपरेशन पर है, मतलब हमें यहाँ x की वैल्यू 2a पुट करना पड़ेगा। x की जगह 2a रख दो, 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो गया, तो φ1 हो जाएगा a इंटू 4a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 a रेज़ टू पावर 5 प्लस b a स्क्वायर, ये अपना φ1 आ गया। सेम हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू द सेकंड सरफेस। अब सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर E डेल्टा एस कॉस 180 लिखेंगे, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये माइनस E डेल्टा एस, E की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है एंड एरिया स्क्वायर है ये, तो ये ए स्क्वायर हो गया। अब इस सेकंड सरफेस को देखो, तो ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, तो हमें यहाँ पर x की जगह ए पुट करना पड़ेगा। तो फ्लक्स हो गया सेकंड सरफेस का माइनस ए, और x की जगह ए रखोगे तो ये ए क्यूब हो गया प्लस बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस ए रेज़ टू पावर 5 एंड माइनस बी ए स्क्वायर। तो हमने फ्लक्स φ1 निकाल लिया, φ2 निकाल लिया। अब हमारा काम है टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट करना। तो टोटल फ्लक्स के लिए अगेन सबका सम 4 का तो 0 है, तो हमें सिर्फ φ1 प्लस φ2 करना है। तो फ्लक्स हो जाएगा अपने पास φ1 की वैल्यू 4 a रेज़ टू पावर 5 प्लस बी ए स्क्वायर माइनस a रेज़ टू पावर 5 माइनस बी ए स्क्वायर कैंसल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 3 a रेज़ टू पावर 5
ये अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एक और सेम प्रॉब्लम करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में गॉस थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशन और कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे। सिमिलर प्रॉब्लम है अपना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब। तो यहाँ पर भी हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। फर्स्ट फेस ये रहा, सेकंड फेस ये रहा, बाकी के 4 फेस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका एरिया वेक्टर देखो, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो E डेल्टा S cos 0 दैट इज E डेल्टा S। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाई रूट एक्स और एरिया, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। अब इस फेस को देखो, पहले वाले फेस को देखो, ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पर है, तो हमें यहाँ पर x की जगह 2a पुट करना पड़ेगा। तो 5 हो गया अल्फा रूट 2a स्क्वायर, ये अपने पास 5 मिल रहा है। अब 5 निकालते हैं, सेकंड प्लस का सेकंड सरफेस का फ्लक्स, इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, ये अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो थीटा 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E डेल्टा S cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस E डेल्टा S, ये अपने पास अल्फा रूट x है और एरिया स्क्वायर है, तो एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकंड सरफेस को देखोगे तो ये ए डिस्टेंस पर है, तो हमें x की जगह ए पुट करना है, तो सेकंड हो गया अपना अल्फा रूट ए स्क्वायर, यहाँ माइनस भी आएगा, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस। ये अपने पास 5 1 5 2 आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे तो 5 1 प्लस 5 2 हो जाएगा, दैट इज 5 1 की वैल्यू अल्फा रूट 2a स्क्वायर एंड माइनस अल्फा रूट ए स्क्वायर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा रूट 2 रूट ए का मतलब a की पावर 1/2 और a स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 5/2 माइनस अल्फा a की पावर 1/2 और a स्क्वायर, अगेन पावर को ऐड करोगे तो ये a की पावर 5/2 कॉमन जो आ रहा है कॉमन लो, तो ये हो गया रूट 2 माइनस 1 अल्फा a की पावर 5/2, ये अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया।
तो आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करना है थ्रू द सरफेसेस, ये हमने डिस्कस किया हुआ है।